Welcome to Jen's Learnovation, where accounting finally makes sense without the boring bits. Accounting does not have to be scary on Jen's Learnovation. We simplify every concept so you can master the subject with confidence. Today we are breaking down accounting concept in the simplest way possible. अभी इस टॉपिक में हम सिर्फ अकाउंटिंग बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ताकि जो इतने भी फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें जब जब हम उस वर्ड के को डिस्क्राइब करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है या इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग सेंस में उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग कोई नंबर गेम नहीं होती। अकाउंटिंग, और कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट मैथ्स या सिमिलर टू मैथ्स। अकाउंटिंग मैथ्स के भी सिमिलर नहीं है। मैथ्स के बिल्कुल 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्लस माइनस, जो बेसिक उसकी अरिथमेटिक है वो यूज़ होती हैं अकाउंटिंग में। अदरवाइज़ अकाउंटिंग का मैथ से कुछ और लेना देना नहीं है, सिर्फ जो अरिथमेटिक है वो इसमें यूज़ ज़रूर होंगी। और ना ही अकाउंटिंग सिमिलर टू मैथ्स है और ना ही मैथ सिमिलर टू अकाउंटिंग है। जो अकाउंटिंग है वो एक नंबर गेम नहीं होती, ये एक फाइनेंशियल स्टोरी होती है किसी भी बिज़नेस की। क्योंकि जब भी कोई बिज़नेस का सेटअप होता है या कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप होता है तो वो हमेशा एक स्टोरी होती है, उसकी फाइनेंशियल स्टोरी। जैसे किसी इंसान की ज़िंदगी की स्टोरी होती है, इसी तरह जो बिज़नेस है ना उसकी जो लाइफ स्टोरी है वो उसकी फाइनेंशियल स्टोरी होती है, जो हमें अकाउंटिंग से पता चलती है कि ये कब स्टार्ट हुआ और इसने कितने टाइम पीरियड में बिज़नेस को ग्रो किया, कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स लगे इसको प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने में। तो वो सारी चीज़ें जो इसकी फाइनेंशियल लाइफ स्टोरी किसी भी बिज़नेस की होती है वो हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अकाउंटिंग एक वो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, समराइजिंग का और रिपोर्टिंग का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, कि कोई भी बिज़नेस या इंडिविजुअल अपने सारे बिज़नेस को, बिज़नेस टाइप ऑफ बिजनेसेस डिफरेंट होते हैं, बिज़नेस गुड्स बेस्ड भी होते हैं, सर्विसेज बेस्ड भी होते हैं। तो वो सारी अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस है जो लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि जो एक बिज़नेस है उसने पैसा बनाया कहाँ से, उसने पैसा खर्च कहाँ पर किया और उसके पास कितने एसेट्स हैं। ऑन्स होते हैं उसके एसेट्स, कि उसके पास कितने एसेट्स हैं। अब रियल वर्ल्ड में होता है, जैसे आप देखो कि कोई ग्रॉसरी स्टोर है या कोई भी शॉप है, आप कोई भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आप कुछ ना कुछ बेच रहे होते हो, कोई चीज़ें बाय कर रहे होते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे होते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, आप रेंट पे कर रहे होते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे होते हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं और हर ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। अब अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि उससे आपने इनकम का और एक्सपेंस का रिकॉर्ड ट्रैक करना होता है। जो ऑनर होता है उसको पता होना चाहिए उसके बिज़नेस की अर्निंग कितनी है, उसकी स्पेंडिंग कितनी है, उसके एक्सपेंसेस क्या है। उसी की बेस पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है और फिर वो डिसीजंस लेता है कि उसको फर्दर बिज़नेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, या फिर कुछ चीज़ों को कट करना है, कॉस्ट को कैसे कट करना है, किसी चीज़ को परचेज़ करना है या किसी चीज़ को चेंज करना है, या उसको अपना बिज़नेस का स्टाफ चेंज करना है, उसको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। किसी भी चीज़ में जो चेंजेस लेकर आनी है वो हमेशा फाइनेंशियल पोजीशंस के बाद ही वो देखता है। फिर दूसरी बात है कि ये रिक्वायर्ड बाय द लॉ होता है। कोई भी बिज़नेस है उसको हमेशा ज़रूरी होता है कि उसने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है, क्योंकि उसकी बेस पे गवर्नमेंट ने आपसे टैक्सेस लेने होते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो या तो क्वार्टरली होती हैं, ठीक है, या फिर सेमी एनुअली भी होती हैं, या फिर एनुअली होती हैं। और ये हमेशा इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आप कंपैरिजन कर सको पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट के डाटा का। और फिर उसकी बेस पर आप देखते हो कि आपने किन किन शेयर होल्डर को अपना बिजनेस की कौन सी रिपोर्ट दिखानी है और कौन से शेयर होल्डर हैं जो आपके बिजनेस की रिपोर्ट्स देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब जो हमारी बेसिक आपकी टर्मिनोलॉजी है वो सबसे पहले आ जाती है। एसेट क्या होता है? एसेट होता है किसी भी बिजनेस की वो वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू वाली चीज़ होती है, जिसकी कोई ना कोई वर्थ होती है, जिसको वो ऑन करता है, वो उसके एसेट्स होते हैं। अगर एक कंपनी है जिसके पास डिलीवरी वैन है, मतलब वो कोई भी चीज़ जो ऑपरेशंस में हेल्प करती है वो आपका एसेट्स होती है, कि जो बिज़नेस के ऑपरेशंस में हेल्प करेगी वो आपका एसेट होती है। अब जैसे डिलीवरी वैन है तो वो भी हेल्प करती है चीज़ों को डिलीवर करने में, तो फिर इससे वो इनकम जनरेट करते हैं।
तो इस तरह जो उसका वैन है वो उसका एसेट होगी। अब कंपनी के जो इक्विपमेंट होते हैं, एसेट्स में आपके इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एसेट्स की ना दो तरह के भी एसेट्स होते हैं, एक आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और दूसरे आपके करंट एसेट्स होते हैं। अब जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ठीक है, और जो करंट एसेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं एसेट्स। अब जो लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं जिसमें बिल्डिंग होगी, ठीक है, आपके बिजनेस की जो बिल्डिंग है अगर वो आपने रेंट पे ली हुई है या खुद बनाई हुई है, आपका फर्नीचर जो है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म में आती हैं। आपके व्हीकल जैसे गाड़ियाँ वगैरह हो गई, ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स में आती हैं। अब करंट में क्या होता है, करंट में कैश होता है, आपके पास बैंक कितना है, और इसके साथ साथ आपकी इन्वेंट्री क्या है, ठीक है। और अगर आपने किसी से आपके अकाउंट रिसीवेबल होता है कि जब कोई चीज़ आपने दी हुई है उधार पे, किसी ने आपसे उधार पे ख़रीदी हुई है और वो लायबल है कि थोड़े टाइम बाद उसने आपके पैसे वापस करने हैं, तो वो आपका अकाउंट रिसीवेबल होता है, तो वो भी आपका करंट एसेट्स होता है। अब जो एसेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक करंट और एक फिक्स्ड। करंट होता है शॉर्ट टर्म वाला और फिक्स्ड होता है लॉन्ग टर्म वाला, जिसमें बिल्डिंग, फर्नीचर और व्हीकल्स वगैरह आ जाते हैं। फिर आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ होती हैं कि जो मनी दैट आ बिजनेस ओज टू पे, कि बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पे करने हैं, तो वो उसकी लाइबिलिटी होती है कि अगर कोई भी बिज़नेस है उसने बैंक से लोन लिया हुआ है या उसने लोगों से लोन लिया हुआ है या फिर उसने सप्लायर से चीज़ें उधार पे ली हुई हैं, क्रेडिट पर चीज़ें ली हुई हैं, तो वो सारी उसकी लाइबिलिटी होती हैं। अब लाइबिलिटी भी लॉन्ग टर्म भी होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है। अब जो इसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है वो बैंक लोन, जैसे बैंक लोन है क्योंकि वो मोर देन 1 ईयर होता है तो वो फिर लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होती है जो लेस देन 1 ईयर हो, ठीक है। तो जो 1 ईयर से कम वाली होंगी वो, जैसे अगर आपने सप्लायर को 3-4 महीने बाद पैसे देने हैं तो वो आपके करंट, आपकी वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कैपिटल, जो कि ऑनर्स इक्विटी है, मनी दैट ऑनर हैज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि जो भी, जब भी बिजनेस का स्टार्ट होता है तो उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस का ऑनर करता है वो आपकी कैपिटल होता है। उसको ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं कि अगर आपने स्टार्ट स्मॉल बिजनेस किया, इन्वेस्ट 2000 किए हैं, तो वो फिर आपका कैपिटल होगा। रेवेन्यू होता है मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स या सर्विसेज, आपने गुड्स बेची हैं या सर्विसेज जो भी बेची हैं उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे मिले, वो फिर आपका रेवेन्यू होता है। फिर आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग का बिजनेस, एक्सपेंस आपका कॉस्ट होती है, आपने जो भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ज़ाहिर है कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, स्टाफ की सैलरीज होंगी, आपको अगर बिल्डिंग है तो फिर वो रेंट पर ली हुई है तो रेंट आप पे करते होंगे, तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपका एक्सपेंस होता है। अब प्रॉफिट में आ जाता है व्हाट रिमेन्स व्हेन यू सब्सट्रैक्ट एक्सपेंस फ्रॉम रेवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है कि सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब अगर आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो ग्रेटर देन इनकम हो, अगर आपके ई फॉर एक्सपेंसेस, आई फॉर इनकम, अगर एक्सपेंसेस ग्रेटर देन इनकम है तो इट्स मीन यू आर इन लॉस, कि बिजनेस आपका लॉस में। अगर आपके एक्सपेंसेस लेस देन इनकम हैं तो इट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट, कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉफिट और लॉस में। और ट्रांजेक्शन आ जाती है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, आपने कोई चीज़ बाय की है, कोई चीज़ सेल की है, बिजनेस की लैंग्वेज में ये होता है कि आपने कोई भी छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन की है ना, कोई बेशक सिंगल पेनी डॉलर्स में की है, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करनी होती हैं ट्रांजेक्शन, तो वो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं। अब इसके बेसिक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, एक इनवाइस होती है, वो तब इशू होती है जब कोई भी प्रोडक्ट क्रेडिट पर सेल की जाती है। अगर कोई चीज़ क्रेडिट पर सेल की गई है तो उसके अगेंस्ट इनवाइस होती है इशू, ताकि वो आपके पास एक तरह का सॉर्ट ऑफ प्रूफ होता है कि इतनी चीज़ें डिलीवर की गई हैं इस डेट पर, और उस पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी, कौन सी आइटम थी, कितनी प्राइस पे ख़रीदी, कितना जीएसटी आपको पड़ा, सेल्स टैक्स कितना पड़ा, सब कुछ। फिर आपकी रसीट होती है जो प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है कि आपने पेमेंट कर दी हुई है। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है जो कि रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है कि बैंक के साथ आपके बिजनेस की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हुई हैं। कैश बुक आ जाता है जो कि रिकॉर्ड ऑफ कैश है, कि कैश आपने कितना रिसीव किया, कितना आपने पे किया है, वो कैश बुक में होता है। अब अकाउंटिंग कौन कौन लोग यूज़ करते हैं, बिजनेस ओनर यूज़ करते हैं, बिकॉज उन्होंने प्रॉफिट लॉस को देखना होता है और उसी की बेस पे उन्होंने डिसीजंस बनाने होते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है,
वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, फिर उसी की बेस पर डिसीजन लेते हैं कि आइदर दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट दैट बिजनेस और नॉट। जो बैंक्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि उन्होंने आपको लोन देना है या नहीं देना। उसके लिए भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है कि वो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं और आपका कंपैरिजन करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ, आपकी कंपनी का इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के साथ, तो देन उसकी बेस पर वो आपको लोन इशू करते हैं। अब जो गवर्नमेंट होती है वो भी कैलकुलेट करना होता है उसने टैक्स, तो फिर जो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने प्लान करना होता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है कि अगर वो जो मैनेजर्स हैं वो हमेशा अपनी पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते रहते हैं, परफॉर्मेंस को, सेल्स को, एक्सपेंसेस को, ताकि वो प्रॉपर नेक्स्ट प्लान आउट कर सकें कि नेक्स्ट उनकी स्ट्रेटजी किस तरह से बनेगी और इसके साथ साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो उनको कंट्रोल कर सके। अब जो अकाउंटिंग है, अब ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो इसमें यूज़ हो रही है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग में वो है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इन अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग जो होती है ना वो कंप्लीट डेबिट और क्रेडिट पे ही घूम रही है। अब डेबिट और क्रेडिट में इसके बारे में एक तो मिथ है बहुत बड़ी कि जिसमें लोग कहते हैं कि जब भी डेबिट का मतलब इंक्रीज़ होना होता है और क्रेडिट का मतलब डिक्रीज़ होना होता है। तो ये तो सबसे पहली ही चीज़ है कि ये एक मिथ है कि आपने कभी भी इस सेंस में याद नहीं करना कि डेबिट का मतलब हमेशा इंक्रीज़ है और क्रेडिट का मतलब हमेशा डिक्रीज़ है। ऐसा हमेशा नहीं होता और ये जस्ट एक वे है आपके डाटा को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, और जिसमें हम टाइप ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का अकाउंट है और उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। और इसमें ये कभी नहीं होता कि डेबिट का मतलब गुड है या क्रेडिट का मतलब बैड होना है होता है, या ये डेबिट क्रेडिट किसी परफॉर्मेंस को शो कर रहे होते हैं। ये सिर्फ हमें डाटा को रिकॉर्ड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब इसमें आ जाता है कि जो डेबिट और क्रेडिट है ना, इनकी अकाउंट में ये टाइप होती है। ठीक है, अब जिसको हम टी अकाउंट्स टाइप बोलते हैं। अब इसमें आपने याद रखना है कि जो राइट साइड है ना वो हमेशा क्रेडिट होती है और जो लेफ़्ट साइड है वो हमेशा डेबिट होगी। राइट साइड हमेशा क्रेडिट होगी, लेफ़्ट साइड हमेशा डेबिट होगी। अब जो आपकी डेबिट साइड है ना, इसमें एसेट्स और जो एक्सपेंस है ये दोनों इंक्रीज होते हैं। डेबिट साइड में एसेट और एक्सपेंस दोनों इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड में एसेट और एक्सपेंस दोनों डिक्रीज होते हैं। आप एक चीज़ याद रखो तो दूसरी चीज़ उसके ऑपोजिट है कि डेबिट में एसेट और एक्सपेंस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में एसेट और एक्सपेंस दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। अब जो डेबिट साइड है इसमें भी कुछ ज़ाहिर है डिक्रीज भी हो रहा होगा, तो इसमें लाइबिलिटी और जो इनकम है वो डिक्रीज हो रही होती हैं। सिमिलरली अब जो लाइबिलिटी और इनकम है वो क्रेडिट साइड में इंक्रीज हो रही होंगी। ठीक है, कि अगर आप एक चीज़ याद रखो दूसरी उसके ऑपोजिट है कि डेबिट साइड में एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटी और इनकम डिक्रीज हो रही हैं, और जो क्रेडिट साइड है उसमें लाइबिलिटी और इनकम इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं। जो अकाउंटिंग है ना वो कंप्लीट इन चार चीज़ों पर ही डिपेंड करती है कि आपके एसेट्स क्या हैं, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं और आपकी इनकम क्या है। ये चार चीज़ें हैं जिस पे पूरे की पूरी अकाउंटिंग की चीज़ें डिसाइड होती हैं कि वो डेबिट होनी है, क्रेडिट होनी है या किस साइड पे जानी है। अब ये डेबिट और क्रेडिट का था। अब ये टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप किधर जाएगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि वो हम देखते हैं क्या है। और इसमें आ जाता है कि जैसे अली स्टार्ट अ बिजनेस एंड डिपॉजिट 10,000 इन अ बिजनेस अकाउंट। अब देखो अली स्टार्ट्स अ बिजनेस, जब भी उसने बिजनेस का स्टार्ट किया है तो इसका मतलब वो चीज़ हमारे कैपिटल अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगी। डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट होगा, तो इसका मतलब जो बैंक है वो हमारा एसेट है, वो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उसमें पैसे आए तो वो डेबिट हो गया। जो कैपिटल है ऑनर इक्विटी वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट हो गई। तो अब जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो डेबिट है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे होता है। ये कभी आपने इक्वल वैल्यूज़ नहीं लिखनी, कि मतलब कभी भी आपने ऐसे नहीं लिखना कि डेबिट वो बैंक अकाउंट
और क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। इस तरह बैलेंस में ये कभी भी चीज़ आपने नहीं लिखनी अकाउंटिंग टर्म में। ये चीज़ याद रखो कि डेबिट और क्रेडिट कभी सेम लेवल पर नहीं आते। हमेशा आपने डेबिट को लेफ़्ट साइड पे लिखना है और क्रेडिट को थोड़ा राइट साइड पे स्विच करके लिखनी है वैल्यू। फिर दूसरी आ जाती है बाइंग इक्विपमेंट फॉर कैश। तो जो बिज़नेस है वो बाय करता है ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 2000 इन कैश। अब उसने बाय की हैं चीज़ें, इसका मतलब कैश कम हुआ है, तो जो आपका कैश एसेट है वो डिक्रीज हो गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। इक्विपमेंट है वो आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। वो पहले हमने बताया कि फिक्स्ड एसेट्स होता है जो इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गई, ठीक है, बिल्डिंग वाली चीज़ें। तो इक्विपमेंट हमारा एसेट है वो इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट हो गया। तो इसी तरह जो इक्विपमेंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बिजनेस ने पे किया है 500 एज अ रेंट। तो रेंट एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हुआ, डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस ने पे किया है 500 तो कैश कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया और रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि बिजनेस टेक्स अ लोन ऑफ 5000 फ्रॉम बैंक। 5000 उसने बैंक से लोन लिया है, तो इसका मतलब हमारी जो लोन है वो लाइबिलिटी है, वो इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। इसके साथ बैंक में पैसे आए तो बैंक एसेट था वो इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट 5000 से डेबिट हो जाएगा और जो लोन पेएबल अकाउंट है वो हमारा 5000 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है, अच्छा अब इसमें ये था कि जैसे अभी हमने ये जितनी भी एंट्रीज की हैं, आप देखो कि कोई भी ट्रांजेक्शन है तो इसका इफ़ेक्ट मिनिमम 2 अकाउंट पे पड़ता है। कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसका इफ़ेक्ट मिनिमम 2 अकाउंट पर होगा। एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। ये चीज़ हमेशा अकाउंटिंग में अप्लाई होती है कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगी तो वो मिनिमम 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रही होगी, एटलीस्ट 2। ठीक है, 2 से कम नहीं हो सकते लेकिन 2 से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं इफ़ेक्ट, और उसको हम डबल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं। इस टर्मिनोलॉजीज़ को हम डबल एंट्री अकाउंटिंग कहते हैं कि हर जो ट्रांजेक्शन है वो इफ़ेक्ट करती है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को। तो फिर इस वजह से टोटल डेबिट जो होता है वो टोटल क्रेडिट के इक्वल होता है हमेशा। अच्छा, अब इसमें ये कुछ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जैसे बिजनेस है उसने परचेज की इन्वेंट्री वर्थ ऑफ 3000 ऑन क्रेडिट। अब अगर उसने क्रेडिट पर पे की परचेज की है तो इसका मतलब जो इन्वेंट्री है आपकी वो डेबिट हो जाएगी 3000 से। और जो आपका अकाउंट पेएबल है, अब अकाउंट को मैं A/C लिख रही हूँ, ठीक है, ये जो पेएबल है ये आपका 3000 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर दूसरा आ जाता है जो द ऑनर विड्रॉ 500 कैश फॉर पर्सनल यूज़। उसने पर्सनल यूज़ के लिए 500 को विड्रॉ किया है कैश को। इसका मतलब जो ड्राइंग है, जो आपका ड्राइंग अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा 500 से, और जो कैश है क्योंकि उसने कैश से किया है कैश 500 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद है बिजनेस रिसीव्स 1200 फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब सर्विस प्रोवाइड करने के बाद उसने 1200 लिया है तो इसका मतलब 1200 उसकी इनकम है, और रिसीव किया है तो कैश आपके पास आया है, तो इसका मतलब है कि जो आपका कैश अकाउंट है वो 1200 से डेबिट हो जाएगा, और उसके साथ जो आपका इनकम वाला अकाउंट है सर्विस इनकम का वो 1200 से क्रेडिट हो जाएगा। तो अब देखो इसमें जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि कैश का मतलब हमेशा वो नहीं होता कि मतलब वो इंक्रीज ही हो रहा है, कैश यहाँ पर डिक्रीज भी हो रहा है जब आप पे करते हो, ठीक है। और कैश जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है उसके साथ लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड भी इंक्रीज हो रही है। बट क्रेडिट साइड का मतलब इनकम है यहाँ पर, कि इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो इट्स मीन के बिजनेस के लिए ये अच्छा है। तो इसलिए आप कभी भी ये डेबिट और क्रेडिट की बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर चीज़ डेबिट हो रही है तो वो अच्छी चीज़ है, क्रेडिट हो रही है तो बुरी चीज़ है। ये सिर्फ एक तरीका है अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ को या डाटा को रिकॉर्ड करने का। अब अगर आपने अगर शॉर्ट टर्म में याद रखना है ना, कि आप उसको कहो कि कैसे आप याद रख सकते हो, तो आप देखो कि अकाउंटिंग में ना 4 ही मेन चीज़ें। एक है कि बिजनेस ऑन क्या करता है, बिजनेस के ओ क्या करता है, ठीक है, उसकी अर्निंग्स क्या है, वो अर्न क्या कर रहा है जो कि उसकी इनकम होगी, और फोर्थ चीज़ है वो स्पेंड क्या कर रहा है।
अगर देखा जाए तो बिजनेस की जो लाइफ हिस्ट्री है ना, जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है, वो इन 4 चीज़ों पर ही डिपेंड कर रही होती है कि बिजनेस के ऑन्स क्या हैं, जो भी वो ऑन करेगा वो उसके एसेट्स होंगे, और जो वो ओ कर रहा है वो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, दैट मीन वो उसके पेएबल्स हैं, वो उसने पे करने हैं। जो अर्निंग है वो उसकी इनकम है, ठीक है, उसका वो कैपिटल है। स्पेंडिंग उसके एक्सपेंसिव है। और यही सारी चीज़ आपके डेबिट और क्रेडिट को डिफाइन करती है कि आपके जो एसेट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटी बिजनेस की क्या है, उसके एक्सपेंस क्या है, और उसकी इनकम क्या है। और यही चारों चीज़ें डेबिट और क्रेडिट की बेस पर होते हैं। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि जो डेबिट साइड है वो लेफ़्ट साइड है, क्रेडिट साइड आपकी राइट साइड है, और जो डेबिट साइड है उसमें आपके एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, और जो आपकी लाइबिलिटीज़ और इनकम है वो डिक्रीज हो रहे हैं, और इस साइड पे वाइस वर्सा। ठीक है, इसके मतलब ऑपोजिट कर दो तो वो क्रेडिट साइड है। अब ये चीज़ आपकी याद करने वाली है इसमें मेन। अगर आप ये चीज़ याद रखो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी नेक्स्ट वो चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, जब प्रॉपर अकाउंट्स बनेंगे कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है। अगर आपको ये डेबिट और क्रेडिट की समझ आ जाए और आप इन 4 चीज़ों को याद रख लो कि जो हमारे ऑन है वो एसेट है, जो ओ है वो हमारी लाइबिलिटी है जो बिजनेस ने पे करनी है, अर्निंग उसकी इनकम है, स्पेंडिंग उसके एक्सपेंडिचर है, और डेबिट सिचुएशन में कौन सी चीज़ें होंगी, क्रेडिट में कौन सी आएंगी। और इन्हीं की बेस पर आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड बनते हैं, जो अकाउंट्स में हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं 4 चीज़ों पे घूमती है। अब जो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे उसमें हर एक क्वेश्चन को मैं इन्हीं 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करके आपको बताऊंगी किस तरह से यही 4 चीज़ें हर क्वेश्चन की बेस बनती हैं। और अगर आपको ये 4 चीज़ें समझ आ जाती हैं कि इनकी ट्रांजेक्शन आपने इनको डाटा को रिकॉर्ड कैसे करना है, तो इसी के बेस पर आपकी कभी भी कोई एंट्री नेक्स्ट गलत नहीं होगी, कि मतलब आपको कभी उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि डेबिट क्या होनी है, क्रेडिट क्या होनी है, और कौन सी चीज़ें इसमें प्लस हो रही हैं, कौन सी चीज़ें माइनस हो रही हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो कम्प्लीटली CI सिलेबस बेस्ड होगा, क्योंकि CIs ने आपके जो टोटल अकाउंटिंग के टॉपिक हैं उनको 7 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है, और मेरे जितने नेक्स्ट लेक्चर हैं वो कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू CI सिलेबस ही हैं, कि जो जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर्ड की हुई हैं, जो जो अकाउंट्स उन्होंने रिक्वायर्ड किए हुए हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन उनकी रिक्वायर्ड है, उन्हीं की बेस पर वो प्रॉपरली डिज़ाइन किए गए हैं। That's it for today's lesson. Keep practicing, stay consistent, and you will see how easy accounting becomes. Don't forget to like, share, and subscribe to Gen Z Learnovation, where learning meets